हमने अपने लास्ट टॉपिक में फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को देखा। हमने देखा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो लगती है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, यानी कि इसके अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ। इसके अलावा हमने ई टू द एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को देखा और इसी से हमारा न्यू टॉपिक रिलेट करता है, दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक कॉइल को परमानेंट मैग्नेट के अंदर प्लेस कर दें और उस कॉइल में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो तो हमारे पास कॉइल मूव करता है। वो कॉइल क्यों मूव करता है? वो मूव करता है ड्यू टू फोर्स। और हमने इस फोर्स के बारे में पढ़ा कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ हो मैग्नेटिक फील्ड में और उसके अंदर से करंट पास कर रहा हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। अगर आप इस कॉइल को देखें तो इसके हमारे पास एक साइड PS है और दूसरी QR है जो कि हमारे पास पैरेलल है, और इसके वजह से हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। जबकि अगर हमारे पास PQ और SR वाली साइड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स या टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब वो कैसे होगा, आए इसको देखते हैं। हमारे पास ये जो PQ और RS वाली साइड है इसकी जो हम लेंथ है उसको हम A कह लेते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल होगी NBIA के। अब N क्या है इसमें? N है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल, B है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा I आपको पता है हमारे पास करंट है, जबकि A जो है वो इन दोनों साइड्स की लेंथ है। ठीक है, और आपको ये बात पता है यानी कि कपल जो टॉर्क होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म यानी कि मोमेंट आर्म के इक्वल होता है। और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा जो है ना वो हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में से F की वैल्यू उठा के टॉर्क वाली वैल्यू में पुट कर दूँ तो मेरे पास टॉर्क आएगा NBIA और हमारे पास बी कॉस थीटा एज इट इज़ लिखा रहेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो A और B है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये A और B जो ना ये हमारे पास लेंथ है। अब लेंथ हमारे पास एक है PS और QR की और एक है हमारे पास PQ और SR की, यानी कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेंथ है और एक हमारे पास वर्टिकल लेंथ है। और आपको ये बात पता है कि अगर मैं लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लेंथ को उसकी जो वर्टिकल लेंथ यानी कि जो विड्थ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारे पास इक्वल होता है एरिया के। तो हैंस हमारे पास टॉर्क का जो फार्मूला है वो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज T इज इक्वल टू NBIA इंटू कॉस थीटा, वेयर A इज हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक टोटल टर्म्स थी टॉर्क निकालने की अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस हुआ हो। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम तब होगा कि जब हमारे पास जो एंगल थीटा है वो इक्वल टू 0 होगा। और वो थीटा एंगल इक्वल टू 0 कैसे होगा कि जब हमारे पास कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 का एंगल बना रहा होगा। जब वो 0 का एंगल बनाएगा तो आपको ये पता है कि हमारे पास cos 0 1 होता है, तो हमारे पास जो टॉर्क है वो मैक्सिमम आएगा, दैट इज इक्वल टू NBI और A। मिनिमम टॉर्क कब होगा कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। और आपको ये बात पता है कि cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो हैंस आपके पास जो टॉर्क है उस टाइम मिनिमम होगा। अब आए इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है 13.5, आए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि हमारे पास जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं N जो है वो 100 हैं, एरिया हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारे पास कैरिंग आ 2 एम्पियर करंट जो है हमारे पास 2 एम्पियर्स का है और प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। और B की वैल्यू जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वो 2 टेस्ला है। आपने इसमें कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द कॉइल को फाइंड करना है, आपने टॉर्क को इसमें फाइंड कर लेना है। और आपको ये फार्मूला अभी हम पढ़ के आए कि NBIA इंटू कॉस थीटा। मैक्सिमम टॉर्क है तो उसका मतलब है कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होगी, यानी कि एंगल जो है हमारे पास 0 होगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फार्मूला बचेगा वो बचेगा NBI और A, यानी कि हमने N को, B को, I को और A को इसमें पुट करना है और हमने टॉर्क को फाइंड कर लेना है। आए अब इनके अंदर हम 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास टॉर्क है, उसमें सबसे पहले N है, N मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स है 100, मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। और हमारे पास B है यहाँ पे 2, जबकि I है मेरे पास 2, जबकि एरिया जो है मेरे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा। और अगर हमारे पास एक लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और अगर वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 10 की पावर 4 हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास 200 है तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम 200 मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो उसको 100 से और 100 से यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से डिवाइड करना होगा। तो आए इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 200
इंटू 10⁻⁻⁴। जब हमने इसको 10⁻⁴ से डिवाइड किया और जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो ये हमारे पास 10⁻⁻⁴ हो जाएगा और 10⁻⁻⁴ को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। तुम्हारा आंसर आता है 8। हमारे पास टॉर्क की वैल्यू निकल आई, दैट इज़ इक्वल टू 8। और हमारे पास टॉर्क के यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, करंट और मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो तो आप इजीली टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक टॉर्क इन अ मैग्नेटिक लूप वाला, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट कॉइल को प्लेस किया हुआ था, इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब हमारे पास ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है ह्यूमन बॉडी को डायग्नोस करने के लिए, उसके अंदर कोई मसला है। इसमें हमारे पास 4 वर्किंग प्रोसेस हैं। आए इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। इसमें नंबर 1 है, आप उसमें देख सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू अलाइन हाइड्रोजन प्रोटॉन इन अ बॉडी। बेसिकली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये कंसिस्ट हुई होती है फैट पे और वाटर में, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन एक लार्ज अमाउंट में होता है। हम इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ह्यूमन बॉडी पे पास आउट कराते हैं, जिसकी वजह से होता ही है कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है ना वो अलाइन हो जाते हैं, वो एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। और उससे होता क्या है कि हमारे पास जब रेडियो वेव्स होती है ना, हम उसके ऊपर फिर रेडियो वेव को पास करवाते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। पहले हमने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाया था, उसके बाद रेडियो वेव को। तो अब होता क्या कि रेडियो वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोटॉन एंड देन इमिटेड एज अ सिग्नल। जब हम रेडियो वेव को उसमें पास करवाते हैं तो वो खुद एक सिग्नल को जनरेट करते हैं और वो सिग्नल हमारे पास कंप्यूटर में हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और कंप्यूटर में उसको स्टोर करते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा भी यही है कि हमारे पास आ रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स पिक अप द सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट टू द कंप्यूटर, कि हमारे पास वो जो सिग्नल हमारे पास रेडियो वेव्स ने जनरेट किया था वो हम कंप्यूटर पे उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे और उसको डिस्प्ले कर लेंगे। ठीक है जी। और लास्ट है द कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड इमेजेस जनरेटेड। कंप्यूटर उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना प्रोसेसिंग करेगा और इसके अलावा हमारे पास एक इमेज जनरेट होगी। उस इमेज में हम जो भी ह्यूमन बॉडी की एबनॉर्मलिटीज़ या कोई भी उसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकेंगे बाय यूजिंग MRI। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि अगर हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दे तो वो टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसकी एप्लीकेशन में हमने MRI को देखा, जिसमें देखा कि कैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी में किसी भी एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं।